बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, और बाद में हम इसी वाइब्रेटरी मोशन को ही ऑसिलेटरी मोशन का नाम देंगे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मेन पोजीशन। जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती है तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, और इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम भी देते हैं। ये मोशन कुछ इस तरह से परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर एक बच्ची झूले ले रही है और इस स्विंग के ऊपर ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब हुआ कि वो इस अपनी मेन पोजीशन के कभी दाएं जाती है और कभी बाएं जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मेन पोजीशन क्या है। अगर इस झूले को हम फ्रीली छोड़ दें, यानी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो जिस पॉइंट पे आके ये रुकेगा उस पॉइंट को हम मेन पोजीशन का नाम देंगे, और जो कि इस केस में बिल्कुल इसके सेंटर में होगा। अब ये ऑसिलेशन जो है, इसके सेंटर वाले पॉइंट, जिसको हम मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन कहते हैं, इसके कभी दाएं और कभी बाएं जाती है, जिसको टू एंड फ्रो मोशन का नाम दिया जाता है, परफॉर्म की जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ के पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब है। When vibratory motion repeats itself in equal intervals of time। अगर वाइब्रेटरी मोशन, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, परफॉर्म की जा रही हो, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन कुछ इस तरह से परफॉर्म हो कि अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, तो फिर हम इसको पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। अगर ये अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हर 2 सेकंड के बाद पहुंच जाती है, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 2 सेकंड के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर लेती है। इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें मेन पोजीशन के अलावा और कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इनको ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले है मैस स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। अगर किसी स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच करके उसको पुल करें और उसके बाद उसको रिलीज करें, तो ये कुछ इस तरह के मोशन परफॉर्म करेगा। अब जहां पर वो स्प्रिंग और मैस पहले था एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, वो वाली पोजीशन उसकी मेन पोजीशन है। अब वो अपने उसी मेन पोजीशन के कभी अप जा रहा है और कभी डाउन। इसके अप और डाउन जाने को हम टू एंड फ्रो मोशन का नाम देंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सिंपल पेंडुलम की। यहाँ दरमियान में मौजूद लाइन इसकी मेन पोजीशन को शो कर रही है। इसको एक ख़ास फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करवाया गया, जो कि उसकी एक्सटर्नल फोर्स है, और उसके बाद ये अपने लेफ्ट राइट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। इसकी इस लेफ्ट राइट जाने को हम टू एंड फ्रो मोशन का नाम देंगे। तो ये भी हमारे पास एक वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी, या फिर हम इसको सिंपल ऑसिलेशन का नाम देंगे। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास, अगर किसी हम रूलर को क्लैम्प करते हैं एक साइड से और दूसरी साइड से उसको पुल करके फिर रिलीज करते हैं, तो ये अपनी इस मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करेगा, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन का नाम देंगे। तो ये भी एक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। चौथी एग्जांपल है हमारे पास, जब किसी कर्व शेप के अंदर बॉल नुमा किसी शेप में कुछ मेटल बॉल्स या कोई भी बॉल रख दें, तो वो अपने मेन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, ये इसके मेन पोजीशन है। तो ये अपनी मेन पोजीशन के कभी राइट जा रहा है और कभी लेफ्ट जा रहा है। याद रखें, हम मेन पोजीशन तो इस दरमियान वाली पोजीशन को कहते हैं, जहां पर अगर हम इसको आज़ादा ना छोड़ दें तो जहां पर आके रुकेगा उसको बोलेंगे। जबकि जो इसकी दूसरे एंड्स होते हैं, जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है, उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन, अगर ये राइट और लेफ्ट जा रहा है तो दो ही हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बनेंगे, एक मेन पोजीशन की राइट साइड पर और एक मेन पोजीशन की लेफ्ट साइड पर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली ये नीचे एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये ऊपर की तरफ एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो हमारे पास दो ही तरह की पोजीशन होंगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन और एक मेन पोजीशन। दरमियान में भी कोई एक स्टेट हो सकती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं कि ऑसिलेशंस किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं।
इस चीज़ को समझने के लिए हम फिर से एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिन स्प्रिंग के साथ एक मैस को हमने अटैच कर दिया है। अगर हम इसको ऑसिलेट नहीं करवाते तो स्टार्टिंग में ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर रहेगा। जैसे आप इसके ऊपर एक सर्टन डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि अप्लाइड फोर्स कहलाएगी, तो ये अपने आप को डिस्प्लेस करेगा। जब ये अपने आप को डिस्प्लेस करेगा और फिर उसके बाद हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा। अब देखिएगा यहाँ इस अप्लाइड फोर्स को भी समझ लें। यहाँ पर मैंने लिखा कि हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस करवाएंगे। ये पहला स्टेप होता है ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए। अपनी मेन पोजीशन से उसको दूर ले जाने के लिए हमें सबसे पहले अप्लाई करनी पड़ती है एक फोर्स। किसके लिए? उसको डिस्प्लेस करवाने के लिए। और ये ऐसी फोर्स होती है जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, तो ये होगी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कहलाएगी। फिर जो फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई की है उस फोर्स को आपने रिमूव करना है। अप्लाइड फोर्स उसको डिस्प्लेस करवाना कहलाएगा और उसी अप्लाइड फोर्स को रिमूव करना, उसको रिलीज करना कहलाएगा। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो ये अपने वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब अपनी इस मेन पोजीशन पर पहुंचेगा तो इस मैस के पास इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर रुक नहीं सकता और अपनी इस मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता है। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर से एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी जो उसको वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। अपनी इनर्शिया की वजह से यहाँ पर रुकेगा नहीं, तो ये वापस अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और इस तरह से ये बैक एंड फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अब समझते हैं कि कौन सी ऐसी फोर्स होती है जो उसको वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। जैसे आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स बेसिकली उस मैस के अंदर स्टोर हो जाती है जो कि रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है इस स्प्रिंग के ऊपर, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर स्टोर होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगी? क्योंकि जो स्प्रिंग होगा इसको खींचकर वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो यही उसकी जो अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स थी अब बन जाएगी उसकी रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी। क्योंकि इस अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है उससे रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से इसके साथ हम नेगेटिव साइन भी प्लेस करते होते हैं। तो यहाँ से हम इसकी रिक्वायरमेंट लिख लेंगे कि ऑसिलेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दो बातों का आपने ख्याल रखना है। एक, रीस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है। और दूसरा, बॉडी के अंदर इनर्शिया का होना भी ज़रूरी है। अगर इनर्शिया नहीं होगा तो बॉडी ऑसिलेट नहीं कर सकती। अब देख लेते हैं कि अगर हमने किसी भी बॉडी के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करनी है तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो ये देख लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ये एक स्पेशल टाइप की मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। अब क्योंकि मैंने आपको टू एंड फ्रो मोशन का बार बार बताया, तो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस टू और इस फ्रो का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल को कंसीडर करूं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाता है जब वो मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहां से जो टू का मतलब होगा वो होगा टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, और जबकि फ्रो का मतलब होगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये बेसिकली हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होगा कि पहले ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा। इस तरह की मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन का नाम देते हैं और ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मेन पोजीशन होती है। इस बात को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरह की रिलेशन बनेगा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स।
यहाँ पर ये वर्ड ए जो आ रहा है ये एक्सेलरेशन है जो कि ऑसिलेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। अभी तक मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया, जितनी भी मैंने आपको ऑसिलेशन के बारे में बात बताई ये मैं बाद में जाके बताऊंगा कि ये एक्सेलरेशन क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इतना याद रखें, ऑसिलेशन के दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। और ये बात हमें मालूम है, जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये जो मैंने मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी कभी किसी मोशन को हमने देखना है कि ये एक हार्मोनिक मोशन है या नहीं, हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इस बात को डिटेल से समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक स्पोर्ट है जिसमें एक साइड उसकी रिजिड है और उसको स्प्रिंग के साथ हमने मैस को अटैच करके उस रिजिड फोर्स के साथ अटैच कर दिया कुछ इस पोजीशन के ऊपर, जबकि इस स्प्रिंग के जो दूसरा एंड है उसके साथ हमने कोई एक ब्लॉक अटैच कर दिया। अभी जो ब्लॉक है अपनी रेस्ट पोजीशन के ऊपर मौजूद है। आप इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करें जिसको मैं कहूँगा कि ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है। जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कुछ फासला तय करेगा राइट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स लगाइए उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करेगा और अपनी दूसरी पोजीशन के ऊपर आएगा। इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे और दरमियान में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। अब क्योंकि उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो उसके राइट डायरेक्शन में, ये जो रेड कलर का आपको एरो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि जो ही हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो अप्लाइड फोर्स होती है ये एक और फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। अब क्योंकि हमने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई थी तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। अब ये जो रेड एरोज है आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही वेक्टर्स हैं, एक रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरी आपके पास है ये टर्म डिस्प्लेसमेंट। अब एक की डायरेक्शन राइट है और एक की डायरेक्शन लेफ्ट है, यानी दोनों वेक्टर्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमें मालूम है कि इनर्शिया की वजह से ये बॉडी जब वापस आएगी इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर रुकेगी नहीं और ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगी और उस एक्सट्रीम पोजीशन को भी हमने यहाँ पर मेंशन किया और दरमियान में इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हमने एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया। अब इसको फर्दर पढ़ने से पहले हमें यह देख लेना होगा कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ को आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन ये काम हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के करना होता है। अब इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब होता है, जो भी स्ट्रेचेबल चीज़ें होती हैं उनको एक्सटेंड होने की, स्ट्रेच होने की एक ख़ास लिमिट होती है। अगर आप उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाती हैं। इस वजह से अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर जितने ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उस बॉडी के अंदर स्ट्रेन यानी कि चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो स्ट्रेस अप्लाई किया है वो बेसिकली ये वाली अप्लाइड फोर्स है जो कि बाद में क्या बन जाती है, उसकी रीस्टोरिंग फोर्स बन जाती है। और उसमें जो तब्दीली आई है इस फोर्स के लगाने की वजह से वो उसमें डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आई है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो स्ट्रेस है यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ एक्स के। बेसिकली ये यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है ये अप्लाइड फोर्स ही होती है जो कि क्या होती है, किस डायरेक्शन में होगी, ये होती है फोर्स अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के। अब क्योंकि ये मैंने बताया कि अप्लाइड फोर्स जो होती है ये एफ आर के इक्वल होगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो फिर ये कुछ इस तरह से रिलेशन बनेगा, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, और इस वजह से इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब हम इक्वेशन को कभी प्रोपोर्शन के साइन में नहीं लिखते, इसको हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है और यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट लगाया है वो के है। अब ये के क्या है इसको आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी हमें दिखाई दे रहा है और ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसकी डायरेक्शन
प्रोड्यूस होने वाले डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। और ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। चलिए अब समझ लेते हैं कि यहाँ पर के क्या चीज़ है। के जो है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो जो मैंने पहले इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन को एक दफ़ा मैंने रीराइट किया है और अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के हमें क्या बताता है। जो के है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आप स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं उस स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है और उस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है। साथ ही जो के की वैल्यू हमें ये भी बताती है कि उस स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है। अब स्टिफनेस का क्या मतलब होगा कि कोई स्प्रिंग कितना ज़्यादा हार्ड है या कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आपने देखे होंगे कि कुछ स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारी जगहों पर स्प्रिंग लगाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। सिंपल एक बॉल पॉइंट के अंदर भी एक छोटा सा स्प्रिंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा नर्म होता है, वहाँ पर के की वैल्यू बहुत कम होती है और इसकी स्टिफनेस भी बहुत कम होती है। तो के बेसिकली हमें स्प्रिंग की नेचर के बारे में बताता है कि वो क्या है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इस फार्मूले को जो मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिखी है यहाँ से अगर मैं के को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूं तो ये F डिवाइडेड बाय एक्स बनेगा। F फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, नीचे डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट मीटर होता है, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। अगर मैं इसी के की डायमेंशन लिखना चाहूँ तो उसकी डायमेंशन को भी मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ पर इसका जो यूनिट आ रहा है वो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, तो हम इसको बेस यूनिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेस यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को बेस यूनिट की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है और साथ में आ रहा है मीटर पावर में -1 आ रहा है। अगर आप देखें तो ये +1 और पावर -1 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर रह जाएगा। अब हमने यही यूनिट बेस यूनिट के फॉर्म में बनाया, तो अब इसकी डायमेंशन को भी हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस, लेंथ एंड टाइम। केजी मतलब कि मैस ऑफ द बॉडी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी पावर 1 है। लेंथ का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया क्योंकि वो कैंसिल होगी। और नेक्स्ट है टाइम पावर -2, तो ये रही के की डायमेंशन। तो अभी समझते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। न्यूटन के अगर सेकंड लॉ को हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास F है वो ma के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो हम F की बात कर रहे हैं वो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, -kx थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, और कंपेयर करने के बाद हमारे पास कुछ ये रिलेशन बनेगा। अब क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी वजह से ए को मैं इधर ही रहने दूंगा, जबकि मैस को दूसरी तरफ लाके मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स। अगर देखें तो यहाँ पर जो k है ये कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है किसी एक खास स्प्रिंग के लिए। जबकि नीचे देखें तो ये मैस है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, मैस कभी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, कभी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो इस पूरे ऑसिलेशन के दौरान इसका जो मैस होता है वो तब्दील नहीं होता। तो हम कह सकते हैं मैस भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, आंसर फिर एक कांस्टेंट आएगा। तो बजाय इसको मैं k और m लिखूं, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x। अगर हमारे पास जो इक्वेशन है ये प्रोपोर्शन के साइन में हो तो हम उसको हटा के एक इक्वलिटी का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक कांस्टेंट और इक्वलिटी का साइन हो, इसको हटा के हम प्रोपोर्शन का साइन भी लगा सकते हैं। तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी एक कंडीशन होती है और जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने ये लिखी थी। अगर हम किसी भी ऑसिलेशन के अंदर इस बात को प्रूव कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो ऑसिलेशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो ये बात हमने प्रूव की। इसका मतलब है ये जो स्प्रिंग है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये कंडीशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये बस यही हमें बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड द मेन पोजीशन होती है।
तो यहाँ से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो मतलब जितनी भी बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं उन सारी बातों का जो कंक्लूजन है वो ये है। अब लास्ट पे आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड मेन पोजीशन ही क्यों होती है। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो भी इंक्रीज करता है और उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी के डिक्रीज होने की, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है जिसको रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन का नाम भी दिया जाता है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। अब इन बातों को आपने जरा जहन में रखना है। मैं यहाँ पर इस ऑसिलेशन को एक दफा फिर से देखता हूँ। जैसे ये ब्लॉक अपनी इस मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो ये अपनी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचता है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है बिल्कुल जीरो। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी, ऑपोजिट होगी वेलोसिटी के डायरेक्शन के। अगर मैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन बनाता हूँ एक्सेलरेशन की तो जरा देखें इसका जो एरो हेड है ये मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने वो केस देखा जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ जाता है तो तब यहां से बड़ी स्पीड से गुजरता है। अपनी मेन पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अब क्योंकि ये कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ आ रहा है इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इसमें फिर से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब मैंने जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए एरो बनाया है इसकी डायरेक्शन फिर टुवर्ड द मेन पोजीशन है। तो दोनों केसेस में मैंने देखा कि चाहे वेलोसिटी कम हो या बढ़े लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही रहती है। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।